साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पोलिंग की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है और ऐसे में इंडिया टीवी का चुनाव मंच सज चुका है चंडीगढ़ में। बीते 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। कहा यह जा रहा है इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार क्लीन स्वीप के साथ वो सत्ता में आएगी। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत का दारोमदार जिनके कंधों पर है, वो इस वक्त हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के हरियाणा को इंचार्ज विप्लव देव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मेहमान का। सर, कांग्रेस को बहुत यकीन है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी की हवा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है कि हम तो जीत के दिखाएंगे। देखिए, मैं जहां तक राजनीति में समझता हूं, इलेक्शन में सब लोग दावा करता है। जो निर्दलीय कैंडिडेट वो भी बोलता मेरा ही सरकार बनेगा, और छोटे छोटे दल जो पूरा सीट नहीं देता है, 90 सीट में नहीं लड़ पाता है, मान के चलो 20 सीट में लड़ता है, उसको भी पूछो, वो भी बोलता है मैं इलेक्शन जीतने वाला हूं, सरकार बनने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस के दावा करना ये नया कोई बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। और बाकी बचे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है जिसकी सरकार रिपीट होती है। कांग्रेस के सरकार बहुत कम रिपीट होते हैं, ये इतिहास कहता है। चाहे आप मध्य प्रदेश में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, त्रिपुरा में जाए, असम में जाए, गुजरात में जाए, हमारे सरकार राजस्थान जैसा स्टेट में भी, जो कि एक प्रभात था, राजस्थान में 5 साल से ज्यादा कोई नहीं सरकार है, उसका प्रभात को तोड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है जिसका संगठन भी है, नेतृत्व भी है और काम करता है, नेशनल लेवल में एक सोच रख के करता है। कांग्रेस एक परिवार के लिए सिर्फ काम करते हैं और वो नीचे भी अपने अपने स्टेट में वैसा ही एक व्यक्तिवादी परिवारवादी तंत्र तैयार करते हैं। जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी को तैयार किया। कुमार शैलजा जी बहुत पुराने नेता है, किंतु उनको साइड दौर किनारे, क्योंकि वो परिवार लेके नहीं आए। तो परिवारवाद को बढ़ावा देना और व्यक्ति स्वार्थ में काम करना, ये कांग्रेस का आज की स्वभाव नहीं। इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाया था, वो देश में तब कोई वार भी नहीं थे और कोई डिजास्टर भी नहीं हुआ था। उन्होंने व्यक्तिगत कारण से उस समय देश में इमरजेंसी लगाया था। तो इसलिए कांग्रेस जब भी कुछ करता है सिर्फ परिवार और उस फैमिली के काम के लिए करता है और ऐसा ही बनाता है। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम नहीं करता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? देखिए, कोई सरकार में जब रहता है सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए हम बाकी लोगों के जैसे कांग्रेस जैसा ऐसी बात नहीं करते, नॉन पॉलिटिकल बात नहीं करते। वास्तव जो है वो उसको मानना पड़ता है। कोई सरकार में रहे तो सबको खुश नहीं कर सकते, किंतु बहुत लोगों को खुश भी किया है। मनोहर लाल जी ने जो यहाँ जो सोशल पेंशन हो ऑनलाइन होता है, पूरे देश में ऑनलाइन में सोशल पेंशन मिलने वाला स्टेट हरियाणा अकेला है। किसी का 60 जब एज हो जाता है, अपने आप उसके अकाउंट में 3000 रुपीज आ जाता है, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो वो चीज भी तो ऐसे लोग बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा जैसा स्टेट में बिना पैसा नौकरी मिल जाना। अब कांग्रेस के कैंडिडेट को मैंने देखा, सत्ता आए ना आए, दो कैंडिडेट ने तो डिक्लेयर कर दिया सत्ता आ रहा है, हमारा पेट पहले भरूंगा और तुम लोग को भी करेंगे। 2000 नौकरी, मैं मेरे साथ हुड्डा से बात हो गया, 2000 नौकरी लाऊंगा, तुम लोग पैसे से उसको बेच देना। तो क्या हरियाणा के लोग इसके लिए सत्ता उनको देगा? ना हमने तो बिना पर्ची बिना खर्ची जो लोगों को नौकरी दी। आज हरियाणा में किसी भी गांव में जाइए आपको मिलेगा जो बिना पैसा, हमारा डाकिया आके मुझे नौकरी का ऑफर घर में पहुंचा दिया। ये हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप खुद कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी के राज में, खट्टर जी के भी राज में बहुत सारे काम हुए। अगर वाकई में इतने काम हुए, कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरा बदलने की जरूरत क्यों आई? देखिए, मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों आई, ये भारतीय जनता पार्टी के कभी कभी रनो कौशल है। मैं भी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री था, मुझे भी इलेक्शन के 4-5 महीने पहले ही वहां से लाके हरियाणा के प्रभारी बनाया गया। तो इसीलिए त्रिपुरा में क्या बीजेपी का सरकार नहीं आया है?
गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदले। ये बीजेपी को जरूरत पड़ता है, किस समय किसको लाया जाएगा, लाया गया। मनोहर जी को अभी सेंट्रल में मंत्री बनाया गया, पावर मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये तो बहुत बड़े मिनिस्ट्री है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके का भी की जिम्मेदारी बीजेपी देती है, चाहे आपको दी चाहे खट्टर साहब को दी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि खट्टर साहब के चेहरे को पोस्टर से बीजेपी ने हटा दिया? नहीं, ऐसा नहीं। खट्टर साहब का जो नहीं जी, हम पोस्टर देख रहे हैं, खट्टर साहब पोस्टर में नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हमने, हमारा नेता कौन है, हमने डिक्लेयर कर दिया। तो हमारा नेता इलेक्शंस में जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी है, और नायब सिंह सैनी को अगला मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, जनता हमारे सपोर्ट करेगा, तो ये भी हमने डिक्लेयर किया। तो इसलिए जो हमारा नेता है उसका ही फोटो आगे जाना चाहिए। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हरियाणा के लोग जानते हैं। खट्टर जी नेता नहीं है? खट्टर साहब नेता नहीं है किसने बोला? किंतु आज मेरे प्रदेश में जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम एक नेता को सामने रख के इलेक्शन लड़ते हैं। जो हमने अपना चीफ मिनिस्टर को रखा, ओबीसी समाज से उठा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, एक फौजी का बेटा है, उसको हमने बनाया, तो उनको आगे लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस का आप देखो, इनको तो अभी तक, भाई सरकार, आप ही बोल रहे हो भाई कांग्रेस दावा कर रहा है सरकार बना रहा हूं, और जो दावा करता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, टिकट तो उन्होंने सब लिया, चलो मैं देखा है, किंतु क्यों राहुल बाबा इनको सीएम कैंडिडेट घोषणा करता नहीं? इतना ही कॉन्फिडेंट है तो इनका सरकार आने वाले है तो सीएम कैंडिडेट घोषणा कर दो। इसलिए नहीं कर रहा है कि वो जानते हैं भूपेंद्र सिंह को सीएम कैंडिडेट घोषणा करेगा तो कांग्रेस को बुरी तरह हार होगा। बिकॉज ऑफ दैट ये कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषणा नहीं करता। हरियाणा को जहां तक मैं समझता हूं, हरियाणा के लोग बहुत स्पष्टवादी है और अपने विचार जो भी हो तुरंत बता देगा, जो करना कर देगा। जो स्पष्ट दिखता है हरियाणा वही करता है। हरियाणा का ट्रेंड रहा है, एक अलग अलग प्रदेश का एक ट्रेंड होता है। हरियाणा में सिर्फ 2 साल जो केंद्र में सरकार होता है वही सरकार हरियाणा में होती है। 2 साल छोड़ दीजिए हरियाणा जब स्टेट बने हैं, बाकी सभी समय केंद्र में जो सरकार रहता है वही सरकार हरियाणा में होता है। ये हरियाणा के लोगों का स्वभाव है। हरियाणा के लोग स्वाभिमानी है और इज्जत चाहता है, पावर के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता राहुल बाबा की इर्द गिर्द में ये लोग जाना चाहता है। मुझे दूर तक यह नहीं लगता। अब हुड्डा जी हमारे साथ इसी चुनाव मंच पर होंगे तो उनसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा जो आपने यहाँ पर उठाया कि भाई उन्हीं का नाम क्यों नहीं बतौर सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, आपने जैसे कहा कि आपने केंद्र से यहाँ के विधानसभा को आपने कंपेयर किया, मैं 2024 के लोकसभा चुनाव को ही कंपेयर कर लेती हूँ। अगर हम नतीजों को ही एक इंडिकेशन मानकर चले विप्लव जी, तो क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी बीजेपी हाफ पर आ गई। क्या ये इंडिकेशन चिंता पैदा नहीं करता? मैं बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सरकार 10 साल की सरकार, 5 साल, उसके बाद 5 साल, और यहां भी स्टार्ट हुआ है 11 साल। सरकार चलाते समय 3 बार लगातार सेम सरकार रिपीट करना, ये भारत में कितना बार हुआ है आप ये भी देखिए। बाकी आज भी हमारे पास 240 सीट है लोकसभा में। जो लोग कहता है जो हमारे पास मेजोरिटी है वो तो 100 पार नहीं कर पाया। और साथ ही साथ किया क्या, उन्होंने बोला 400 पार होगा तो SC ST की, OBC के रिजर्वेशन बीजेपी हटा देगा। उमेश भाई शाह जी का एक वक्तव्य था, स्पीच था तेलंगाना में, उन्होंने बोला SC ST और OBC से काट के मुस्लिमों को रिजर्वेशन जो कांग्रेस दे रहा है वो हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। बाकी काट मार के वही दिखा दिया और लोगों को भ्रमित करके झूठ बोल के लेके गया। मैं वही कह रहा हूं, भारत के लोग झूठ को पसंद नहीं करता। झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। इसलिए हरियाणा के जो SC समाज के लोग हैं, मैं गांव में, शहर में घूमता हूं, ये लोग नाराज है। जो झूठ बोल के हमारे साथ लोकसभा में धोखा किया गया है वो कांग्रेस ने किया है। धोखा देके, झूठ बोल के राजनीति करना। हिमाचल में देखिए क्या हालत है। यहां भी उन्होंने जो गारंटी पत्र जारी किया उसमें लिखा ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। हिमाचल में भी बोला था। आज कितने साल सरकार हो गया, सैलरी नहीं दे पाता है हिमाचल में, यह हालत है। वहां के मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ आके मीडिया के सामने बोलता है हम तो अपना सैलरी छोड़ देंगे। अरे बाबा, सैलरी छोड़, तुम्हारे सैलरी से OPS कैसे दोगे?
तो ऐसा कमिटमेंट जनता के सामने झूठ बोल के आना, झूठ बोल के राजनीति करना ही कांग्रेस का स्वभाव है। लेकिन सर वो झूठ चला भी तो, ये बात तो आप मानेंगे कि झूठ अगर 10 बार भी बोला जाए तो 11वीं बार तो यकीन करने का मन करने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं ये सच है। एक ऐसा ही नैरेटिव किसानों को लेकर भी हरियाणा में चलाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जो कि किसान प्रतिनिधित्व के राज्य कहे जाते हैं। एक नैरेटिव तब भी चलाया गया कि ये पार्टी किसानों के खिलाफ है। देखिए, हरियाणा में जो सरकार है, मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो 24 फसल में एमएसपी दिया है, कांग्रेस के नहीं, इंडी गठबंधन का किसी भी स्टेट में इतने बड़े एमएसपी बड़े संख्या में नहीं दे पाया। सबसे ज्यादा महंगे रेट से कोई भी फसल खरीदने वाले सरकार तो हरियाणा में बीजेपी सरकार है। आपका फसल खराब हो जाए तो 5 एकड़ 2000 रुपए का देने का व्यवस्था हरियाणा सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा जो हमारे किसी डिजास्टर के कारण फसल खराब हो गया तो सबसे ज्यादा मुआवजा भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे मनोहर लाल जी का हो और नायब सिंह सैनी जी का हो, वो दिया है। तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला जो स्टेट है वो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। हरियाणा के किसान जानते हैं। चौड़ोनो जी अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन करते थे, उन्होंने एमएसपी देने के बाद उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने तारीफ किया, देखो हमारा बीजेपी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने ये किया, एक किसान के हित में हुआ। हमारा डिमांड था, वो कहता है, वो लेना था श्रेय, जो ये हमारा डिमांड था, देखो आज पूरा कर दिया। तो वो करने वाले कुछ लोग, बोलने वाले कुछ लोग हैं, करने वाले भारतीय जनता पार्टी जो किसान हो और महिला हो और युवा हो, करने वाले हैं। अग्निवीर के बारे में आपने पूछा नहीं, तब भी मैं बता देता हूँ कि हरियाणा का मंच है। अग्निवीर के बारे में इतना बदनाम किया गया है, पार्लियामेंट में भी उठा के झूठ बोला जाता था। अग्निवीर के बारे में हमारे हरियाणा सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, जो अग्निवीर जाके 4 साल नौकरी करके आएगा, उसके बाद आएगा, उसका नौकरी का गारंटी और पेंशन का गारंटी हरियाणा सरकार 1 to 1 एक करके देगा। क्या कांग्रेस के सरकार में, क्या कर्नाटक में हुआ, क्या हिमाचल में हुआ, क्या इनके किसी सरकार ये बोलता है? ना किसान के लिए कोई स्कीम देता है, ना महिला के लिए देता है, कुछ भी नहीं। किंतु मैं आप इतना कुछ कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ही की पार्टी के कुछ लीडर्स आकर अगर ये कह देते हैं, मैं नाम लेकर कहती हूँ, कंगना रनौत ये कहते हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लाना चाहिए बीच चुनाव में। मनोहर लाल खट्टर साहब ये कह देते हैं बीच चुनाव में कि बॉर्डर पर बैठने वाला किसान दरअसल किसान ही नहीं है। फिर आपने जो इतनी मेहनत की किसानों के लिए, वो बातें तो पीछे और ये बातें आगे हो जाती हैं। देखिए, हमारा नेता नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे नेता अमित भाई शाह, हमारे नेता जेपी नड्डा है। हम इनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित भाई शाह जी और हमारे नड्डा जी, हमारे किसी भी नेतृत्व से कभी भी हमने कभी किसी भारतीय, कोई भी 140 करोड़ भारतीय है, किसी को अपमान किया नहीं है। इस कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग करके, अपशब्द प्रयोग करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर ऐसे भाषा प्रयोग किया जिसका ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता। इसलिए जो लोग कहता है ऐसे चीज, इनको पहले आईने में जाके खुद का चेहरा देखना चाहिए, वो किस तरीके के पॉलिटिक्स करता है। देश तो देश छोड़ दो, विदेश में जाके भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। राहुल गांधी विदेश में जाके बोलता है, जो भारत में हमारे सिख कम्युनिटी के लोगों को पगड़ी नहीं पहन सकता है, अपना कड़ा नहीं पहन सकता है, इस तरीके से भारत के समाज को बदनाम करना, ये कांग्रेस की स्वभाव है। क्योंकि कांग्रेस देश के लिए राजनीति नहीं करता, वो व्यक्तिगत अपने परिवार और अपने लिए करता है। ये स्ट्रक्चर इनके नीचे तक है। और मैं आपको कहता हूं 2024 का जो उन्होंने झूठ बोल के राजनीति का, इसका सबक हरियाणा के जनता उनको सिखाया कि हरियाणा की जनता सभी समय सत्य के साथ चलने वाले हैं। क्योंकि ये भूमि कुरुक्षेत्र का भूमि, ये पानीपत की भूमि है, इस भूमि से ही गीता लिखा गया है। मैं 100% मानता हूं 2024 के लोकसभा का झूठ का जवाब हरियाणा का एक एक जनता इस विधानसभा इलेक्शन में देने वाले है कांग्रेस को। आपने राहुल गांधी की बात कर दी। राहुल गांधी का एक्स पोस्ट जब मैं जाके पढ़ रही थी तो ये कहते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र दरअसल कांग्रेस मैनिफेस्टो की कॉपी है। क्या आप कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो बना रहे हैं? देखो, मैं आपको कहता हूं,
वो तो बहुत कुछ कहता है। अब इनके कहने से मैं राजनीति करूं और आप मेरे को पूछते रहेंगे तो मुझे लगता है आपका टीवी का भी ग्राफ गिरेगा और मेरा भी ग्राफ गिरेगा। वो इसलिए तो ये कह रहे हैं कि आपने रोजगार के अवसर युवाओं से छीन लिए हैं, बेरोजगारी का दर सबसे ऊंचा है। इस देश में सबका आपके पास भी डेटा है, सबसे ज्यादा रोजगार दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। भारत दुनिया में 5th इकोनॉमी है। जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, मनमोहन सरकार, उस सरकार एक फ्राजिल इकोनॉमी को देके गया था। इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिस्ट, इन्होंने डिसीजन उस समय सिद्धांत दिया था, जो भारत देश दुनिया के 5 भी फ्राजिल देश में से चला जाएगा इकोनॉमी में। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5-6 साल के अंदर भारत को 10 साल में दुनिया के 5th इकोनॉमी पहुंचा दिया। और सिर्फ 5th इकोनॉमी आपको दिखता है। आज भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 2 है। भारत जो मोटा अनाज प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। हम आज जो देश सभी समय 100% डिफेंस की कोई भी सामग्री हम खरीदते थे, आज मैं गर्व करता हूं मोदी जी के नेतृत्व में हम 27,000 करोड़ का हम दुनिया को बेचते हैं। तो ये जो स्थिति आपके सामने प्रमाण करता है, पर कैपिटा इनकम आपके कहां पहुंचा। हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार था 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम था, आज के दिन में 3 लाख पर कैपिटा इनकम है। अब कैसे कह सकते हो। मैंने उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वक्तव्य में देख रहा था टीवी में, फरीदाबाद गए थे, बोले मैं जब सरकार छोड़ के गया हर चीज में नंबर 1 था। नंबर 1 पे है तो उनको क्यों विदाई किया है। मैं तो उन्हीं को पूछता हूं, आप तो सभी में नंबर 1 है, नंबर 1 का तो विदाई नहीं करता। आप नंबर 1 होने के बाद भी विदाई किया है, अभी तो आपका नंबर ही नहीं है। आप खुद ही तो अपने बेटे का नंबर लगाने में बैठे हुए हो। इसी कारण से कांग्रेस सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही अपना जवाब दे रहा है। आप उठा के देख लेना, फरीदाबाद में बोला, मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बोल रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और प्लेयर है, आम आदमी पार्टी। बड़े प्यार करते हैं आप लोग उनको। इनके बिना आपका आम आदमी पार्टी खत्म पर नहीं देखिए होता। 2 राज्यों में उनकी सरकार है। वो एंटरटेनमेंट है उनका, इतना ही है उनका। वो खूब प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं वो दिल्ली और पंजाब के मॉडल को प्रचारित कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं पानी फ्री दूंगा। फ्री तो हालांकि आप लोग भी मुफ्त राशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स पंजाब में और दिल्ली में तो चल गई, हरियाणा में चल गई। तो आप ये क्यों नहीं बताते थे, पंजाब को उन्होंने ड्रग्स का कारखाना बना दिया, नौजवान को अपना भविष्य को बर्बाद करने की पूरा रास्ता उन्होंने तैयार किया है। पहले वो भी बताइए, क्योंकि इनका जो स्वभाव है, ये केजरीवाल एंड कुंग, ये कभी भी देश के हित में काम ही नहीं करता। इनका पावर में बैठे रहना सपना है। वो तो जेल में जाने के बाद भी पावर नहीं छोड़ता। पहला देश का कोई सर क्या बात करें, वो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ? वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। उनका ईमानदारी लोगों ने देख लिया। जेल में सीएम कोई भी देश में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अरेस्ट करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देता, तो कोई भी पद में हो। ये भारत में मैंने देखा, कांग्रेसी लोगों ने भी किया, बीजेपी भी करता, बाकी सब किया। अकेला मॉडल है, इतना लालची है, किसी को विश्वास नहीं करता। जाके अपना पद रखा, अपने मिसेस को बना के रखा है। लालू प्रसाद ने जब अपने मिसेस को बनाया, एक केजरीवाल सबसे ज्यादा नाचा था। देखो देखो, लालू प्रसाद जेल में गए तो राबड़ी को बैठा दिया, तो राबड़ी भी पढ़े लिखे नहीं है, क्या बात बोलते हैं। और अपने समय जेल में गए, मिसेस के पास सब कुछ देके गए। तो ये तो उनका मॉडल है। इसलिए पर अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको मालूम है इस्तीफा अभी नहीं देंगे तो इलेक्शन के बाद उनको इस्तीफा जनता ले लेगी, इसलिए एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया, मालूम है ना उनको। आपको यानी ये फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स से बिल्कुल डर नहीं है? नहीं, देखिए, जनता समझता है। आज के दिन में नौजवान के साथ मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाता हूं, स्टार्टअप का दुनिया है। एक समय था देश में 10 स्टार्टअप नहीं होते थे, आज लाखों स्टार्टअप है, करोड़ कमाता है, अरब रुपए कमा रहे हैं नौजवान। नंबर्स है, प्रमाणित है। तो जो कमाने वाले लोग हैं वो भीख नहीं लेता। हाँ, आप इनको एक स्पेस दीजिए। एक जैसे माननीय प्रधानमंत्री फ्री चावल देता है, 80 करोड़ लोगों को देता है, अनाज देते हैं। अनाज देके, क्योंकि आपको पेट में सबको चावल रहना चाहिए, अन्न रहना चाहिए, उसका कर रहा है।
किंतु बाकी सब आप खुद करो। इसके लिए मोदी जी ने अपने अपने जो स्कीम के माध्यम से, कैसे स्टार्टअप के माध्यम से, कैसे मुद्रा स्कीम के माध्यम से बाकी सब स्कीम चालू करके नौजवानों का खुद नौकरी करे और खुद जॉब क्रिएटर बने। जो देश में जॉब क्रिएटर बनता है वही देश आगे निकलता है। तो उस दिशा में मोदी जी ने लेके गया और उसका प्रमाण हमारे देश में बड़े मात्रा में लाखों, 1 लाख के ऊपर स्टार्टअप आज एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप, उसका इकोनॉमी लाखों करोड़ का इकोनॉमी है। नॉर्थ ईस्ट में आता हूं, वहां स्टार्टअप के माध्यम से 10,000 करोड़ का इकोनॉमी हमारे नौजवानों ने बनाया है, नरेंद्र भाई मोदी के समय बनाया है। इसलिए जो मैं बोलता हूं प्रमाण के साथ बोलता हूं। और राहुल बाबा जो बोलता है वो जेएनयू से कुछ पंडित उनके साथ रहता है कि उनका काम नहीं है, सब सत्ता तो गए, त्रिपुरा से भी उनका विदाई हो गया, केरला में टिके हुए थोड़ा बहुत, और बस बंगाल से विदाई हो गया। अब वो फ्री बैठे हैं। ये माने फुल टाइम पॉलिटिशियन है, तो इनका तो काम नहीं है। हम लोग तो बीजेपी बा कोई भी पार्टी करते, दूसरा कोई काम धंधा भी करते हैं रोटी कमाने के लिए। कम्युनिस्ट ऐसा एक विचारधारा है, विचारधारा लेके बैठा है, उसी विचारधारा से खाना खाता है। तो वो विचारधारा भी बिक नहीं रहा है, तो राहुल बाबा खरीद रहा है उसको लेके। बहुत मैं देखता हूँ बहुत कुछ। मैं राहुल जी के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर इसलिए आऊंगी क्योंकि आपके जो शिरोधार्य नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए कल विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इतना अभिमान भी ठीक नहीं है, मोदी जी के पास अथाह पैसा है, बहुत ताकत है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो भाई उनको किसने बोला भगवान बोलने के लिए? हम तो नहीं बोलते। अब केजरीवाल ही बोलता है। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, हरियाणा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों को इतना उस आदमी से प्यार क्यों है? बार बार उसी में आ जाते हो। वो सिर्फ मोदी जी की ही बात करते हैं, वो तो मुझे तो जवाब लेना पड़ेगा। मोदी जी का बात सबसे ज्यादा छोटा बच्चा करता है। आपने देखा ही नहीं उस सीन। मैं अभी भी हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर में गया था। मेरा सोशल मीडिया में जाके देखना, एकदम पंजाब बॉर्डर में सिख कम्युनिटी के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गया, आके मैं फोटो भी उठाया, आके बोलता मोदी जी आया है क्या? उनको क्या पता 4 साल 5 साल का बच्चा वो भी जानता है। तो इसलिए मोदी जी को तो छोटे छोटे बच्चे ढूंढता है वो कहाँ है। तो इसलिए बच्चे दिल का सच्चे होता है, वो जो कहता है वही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा। और वो बच्चे बोल रहा है, केजरीवाल नहीं बोल रहा है। केजरीवाल बोलेगा तो नहीं होगा, बच्चा बोलेगा तो होगा, यही सच है। चलिए मैं आपके अपनों की बात कर लेती हूँ। रामविलास शर्मा जी, जो कि हरियाणा में बीजेपी के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। किसी तरीके से आप लोगों ने उन्हें समझाया और वो मान भी गए, लेकिन आपने गोपाल कांडा के समर्थन में अपना प्रत्याशी बैठा दिया। अब बताइए कहां कौन अपना और कौन पराया? देखिए, गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्टनर है। ये नया आपको देखा हरियाणा इलेक्शन में, ऐसा नहीं है। अपने एनडीए के बैठक में गोपाल कांडा के एक पार्टी है, वो पार्टी आते हैं। तो इसलिए हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव है, हमारे साथ एनडीए में जो भी रहता है, चाहे वो ताकतवर हो और नहीं हो, हम किसी को छोड़ते नहीं है। आपने क्या छोटा कहते हैं, अकाली को भी हमने छोड़ा नहीं। दुष्यंत चौटाला जी को तो छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। वो सिचुएशन ऐसा हुआ, उस कारण से हुई है। तो इसलिए हमने कभी भी उनको लेकर लगभग पूरा साल कटाया। तो बीजेपी का स्वभाव भी ऐसा है, बीजेपी सबको लेके चलता है। लेके चलना बीजेपी ही जानता है, कांग्रेस को आता नहीं। कांग्रेस तो फैमिली पॉलिटिक्स करता है। हम लोगों को ये अटल जी ने 26 दल को लेके पहली बार देश में 5 साल का सरकार चला के दिखा दिया। ये कांग्रेस कभी नहीं कर पाया। तो मेरा मानना है, जो आपने जो रामविलास जी का इनका नाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा में राजनीति करता है, देश के हित में राजनीति करता है। और हमारा एक बात आप मान के चलिए, देखिए आपके नीति और नियम, आपके जो सोच, वो तभी चलेगा जब आपके पास नंबर होगा। आप जितने भी विद्वान हो, बहुत कुछ जानते हो, किंतु आपके पास सरकार ही नहीं है, तो आप कैसे हटाएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के पास 300 सीट नहीं होता, 303 सीट नहीं होता, 273 नहीं होता, क्या हम कश्मीर 370 हम हटाने की बात कर सकते देखिए, ये आपका मत है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी इसी खबर पर कैसे वो खुद चटकारे ले रहे हैं, मैं आपके सामने उन्हीं का पोस्ट पढ़ के रख देती हूँ। दुष्यंत चौटाला कहते हैं, अजब विचित्र गजब नजारा, खट्टर कहे कांडा प्यारा हमारा, कांडा इनेलो को प्यारा, एक ने उम्मीदवार नहीं उतारा, दूसरा कहे गठबंधन है हमारा, ऊपर से दोनों को इशारा, बेवकूफ बनाना काम तुम्हारा।
ये अभी जहां तक मैं देखता हूं, मैं तो सभी इलेक्शन के कैंपेनिंग देख रहा हूं, ये पेड कैंपेनिंग में ही रह गया। जेजेपी पेड कैंपेनिंग में ही रह गया और उनके जो भी आप कुछ देखते हो सब फेक बना हुआ है। मैं भी पूरा हरियाणा में घूमता हूँ, शक्ति केंद्र गांव तो 6600 गांव में घूमता हूं मैं, इसलिए मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है। ये इलेक्शन तक प्रवचन करने दीजिए, उसके बाद जब 8 तारीख रिजल्ट आएगा तो प्रवचन का जवाब मिल जाएगा। एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप जहां से सांसद हैं वो इलाका ऐसा है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, और बांग्लादेश में स्थिति क्या है, वहां की हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, भारत का जहां तक मैं जानता हूं, मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा दायित्व तो नहीं है, मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। भारत का नजर है बांग्लादेश के घटना के ऊपर, इसमें दोहराई नहीं है। जो संख्यालघु के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, अमानविक अत्याचार हुआ, बांग्लादेश एक खराब परिस्थिति में गुजर रहा है। भारत का स्वभाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद आपने देखा होगा 2014 में जब सरकार उनका बना, लोग कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बनते पहले ही दौरा यूरोप में करेंगे दिखाने के लिए, किंतु प्रधानमंत्री ने पहले दौरा भूटान में किया था अपने पड़ोसी देश के साथ, और जाके 5000 करोड़ का हेल्प मदद भी किया था भारत सरकार की तरफ से। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी जो भी देश है वो स्थायी रहे, स्थिर रहे, इकोनॉमी अच्छा रहे, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम सुंदर रहे। भारत ये चाहता है, भारत इस तरीके का देश नहीं है, हमारा नजर है। और मैं मानता हूं जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो और बाकी सब व्यवस्था हो उसके ऊपर नजर रखा हुआ है, और हमारे संख्यालघु के ऊपर जो अत्याचार होता है इसके ऊपर हम लोगों ने बांग्लादेश सरकार को भी आगाह किया है और बाकी सब फोरम में भी बात को उठाया है। और मैं मानता हूं भारत सरकार सक्षम है और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। जो पड़ोसी देश को कैसे रहना चाहिए और क्या धर्म नहीं बना चाहिए, मोदी जी को आता है। और केवल समस्या ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप ही के पार्टी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश से आकर घुसपैठिए वहां की जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा की जो स्थिति है, या मैं यूं कहूं कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, जो झारखंड में हो रहा है, जो असम में हो रहा है, खासतौर पर धुबरी डिस्ट्रिक्ट, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो एकदम बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां की एक बड़ी समस्या है। देखिए, स्वाभाविक समस्या तो है। रोहिंग्या हमारे देश में हम बंद करने के बाद भी रोहिंग्या बहुत बड़े मात्रा में भारत में प्रवेश करके गए, तो अनुप्रवेश करना ये भारत के लिए समस्या है बॉर्डर स्टेट में। तो इसको भारत सरकार बॉर्डर फेंसिंग का हमने इसलिए लागू किया। बॉर्डर फेंसिंग भारत सरकार जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे तभी बॉर्डर फेंसिंग बने, कांग्रेस को इसमें ऊपर कभी ध्यान ही नहीं था। बॉर्डर रोड बनाना पड़ेगा, बॉर्डर फेंसिंग बनाना पड़ेगा, बीएसएफ को ड्यूटी करने के लिए अत्यधिक अस्त्र देना पड़ेगा। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है, इसलिए हमारे उसके ऊपर ध्यान है। मैं मानता हूं आपके साथ कि जिस तरीके से अनुप्रवेशकारी के कोई आदमी जब चोरी के रास्ते में आपके घर में आएगा और जमीन में बैठ जाएगा, जिसका जन्म ही चोरी से हुआ, अवैध रूप से हुआ, तो उनका स्वभाव भी अवैध रूप का ही होता है। तो इनको जो फंडामेंटलिस्ट जो एजेंसियां है उनको यूज कर लेता है। ये विषय में निश्चित हम लोग हमारे नजर में है, इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, इसको क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं बीजेपी की बात नहीं करूं, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे हिंदू मुस्लिम अक्सर एंगल देने की कोशिश करती है। देखिए, जो लोग इस एंगल देने की कोशिश करते, भारत अपने सनातन के लिए ही जाना जाता है, उसके लिए ही हम आज भी पूरे दुनिया के सामने टिके हुए हैं। दुनिया भारत को किस कारण से जानता है? हर एक देश को किसी ना किसी का कोई उस पहाड़ के लिए जाना चाहता है, किसी का वो उनका कोई नीति के लिए जाना। भारत को दुनिया में भारत के आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। भारत आध्यात्मिक देश, और वो कहां से आया? सनातन पे आया है। तो इसलिए भारत के लोग ऐसा सोच रख ही नहीं सकता है। आजकल कांग्रेस में इंडी गठबंधन कम्युनिस्ट के लोग जो सोच रखता है, ये जो सोच रखता है, इंग्रेज का पिट्ठू का स्वभाव है इनकी। इंग्रेज के पिट्ठू बन के काम करने का उनका स्वभाव है,
और उनको फॉलो करना उनका स्वभाव है। इसलिए इस तरीके की बात करता है जो भारत विरोधी विदेशी शक्ति है, वो जो भाषा में बात करता है, राहुल बाबा उसी भाषा में बात करता है। वो विदेश में जाता है, चीन का जाके तारीफ करके आ जाता है। मैं यही नहीं कहता हूं किसी देश का बदनाम करना चाहिए, किंतु अपने देश को तो पहले मानो। आप लेकिन राहुल बाबा क्यों कहते हैं? अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए हैं। देखिए भाई, अब इनको भाभा ना बोले तो उनके माता जी नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ अब कहे माँ को तो संतुष्ट रखना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ। तो अब मेरे पास उपाय क्या है? विप्लव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी जी। उनको मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, गांधी भी उधार किया हुआ है उनका, इसलिए मैं तो कैसे उनको गांधी बोल सकता हूँ? उधार किया हुआ है। मैं विप्लव देव है ना मेरा सरनेम, तो मुझे आपके सीओ साहब उधार में लेके उनका टाइटल देता, आप मानोगे? जिसका परिचय ही गलत है, जो अपना परिचय ही दुनिया को, देश को गलत देता है, वो हमको असली और गलत का पहचान कराएगा। असली और गलत का पहचान वो कर सकता है जो सच्चाई के साथ रहता है और जो सच्चाई के साथ खुद को रखता है। ये भारत है, सब जानते हैं। अब देखो हरियाणा इलेक्शन में क्या होने वाला है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विप्लव जी हमारे साथ इंडिया टीवी के इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।